Okay, so welcome back, dear students. Now let us start lecture number 18 of Physics of Plus 2 class. In previous lecture, we have studied about the quantity electric flux phi for closed surface. उसका फॉर्मूला हमने देखा था, phi is equal to E vector dot ds vector. ds was a small area vector and E was the applied electric field. Okay. Today we shall discuss laws associated with electric flux, and that is the Gauss law. So let me write its definition, then I will explain it to you. So dear student, this is the definition of Gauss's law. According to this law, the total electric flux through any closed surface. आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्या होता है क्लोज सरफेस, उसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है या उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक है, that is equal to the 1 upon epsilon naught times the total electric charge enclosed by the surface. ठीक है, वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1 by epsilon naught times the total electric charge enclosed by the surface. जैसे suppose that आपके पास ये एक क्लोज सरफेस है, सफियर ले लेते हैं, सिमेट्रिकल सरफेस है और इसके अंदर चार्ज क्यू है. ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लीजिए सेंटर में कहीं पड़ा हुआ है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड इस तरह से आउट होंगी इन ऑल डायरेक्शंस. तो इस सरफेस में कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे. तो दैट विल बी कैलकुलेटेड आइदर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और यू कैन से जस्ट बाय यूजिंग द गॉस लॉ, जो कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. मान लीजिए इसके अंदर चार्ज क्यू एनक्लोज है, तो फ्लक्स हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड. और फाई का फॉर्मूला आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, वो होता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड. ठीक है, तो ये आपके पास गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. सो लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका प्रूफ करेंगे. सो हाउ शैल वी डू इट्स प्रूफ? लेट अस स्टार्ट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ कहता है कि एक क्लोज्ड सरफेस है आपके पास, तो उसके अंदर कोई चार्ज क्यू एनक्लोज है, तो उसमें जो फ्लक्स होता है वो आपके कितना होता है, वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज एनक्लोज्ड. सो लेट अस से ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और यहाँ पर हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज प्लस क्यू पॉइंट ओ पर रखा गया है. तो इस पूरे सरफेस में से कितना फ्लक्स होगा, इस तरह का एक सिमेट्रिकल सरफेस किसी चार्ज के अराउंड जब हम ड्रॉ करते हैं या कंसीडर करते हैं, तो उसे हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? गॉसियन सरफेस. ठीक है, यह तो हमें ड्रॉ करना पड़ता है या प्रेजेंट होता है, सिमेट्रिकल होता है, ये इसके बारे में और पढ़ेंगे. सो अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं. लेट अस से आई एम कंसिडरिंग एनी पॉइंट. ये स्फेरिकल सरफेस है आपका, और इस सरफेस का जो एरिया है, जो सरफेस का रेडियस है, वो हम लोग आर मान लेते हैं. ठीक है, रेडियस कितना है इसका? आर है. अब इस सरफेस के ऊपर कहीं मेरे पास पॉइंट पी है. ठीक है, अब ये जो अंदर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से ऑल अराउंड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. ठीक है, किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी? स्ट्रेट एंड आउटवर्ड, लाइक दिस वे.
आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से ऑल अराउंड आउट होती हैं। इसी में से हम लोग कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट पी से पास करती हुई आगे निकाल लेते हैं, तो ये हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस पॉइंट पी के ऊपर आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहें तो वो भी आपकी वो डायरेक्शन भी आपकी ds वेक्टर की तरफ आएगी। ओके, ds वेक्टर एंड e वेक्टर दोनों एक तरफ आएंगी। ds वेक्टर पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं आप लोग। स्फेरिकल सरफेस हो तो ds वेक्टर कैसे बनता है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इस पॉइंट P का प्लस चार्ज Q से जो डिस्टेंस है वो r होगा इसके रेडियस के बराबर, और वेक्टर की बात करें तो आप उसे r वेक्टर लिख सकते हो, O से लेकर P तक, ठीक है। और तो अब आपके OP वेक्टर, DS वेक्टर, R वेक्टर और E वेक्टर ये सारे एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो इन सबके बीच का जो एंगल है वो आपका 0 होगा। ये सारे पैरेलल वेक्टर्स हो गए, एक ही तरफ में है, लाइक वेक्टर्स कहेंगे। ये सिचुएशन आप कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं पर ऐसा होगा। अगर आप लोग P वेक्टर यहाँ P पॉइंट यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। ds वेक्टर सरफेस के आपने परपेंडिकुलर बनाना है एरिया वेक्टर, तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। और r वेक्टर जो है वो सोर्स से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए होता है, तो r वेक्टर उसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये फिगर आप कहीं भी बना सकते हैं, ऑल्दो इन टर्म ऑफ डायरेक्शन से ये सारे चेंज हो जाएंगे। ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया और ये चेंज हो गया, तो मुझे r डैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैग्नीट्यूड में ये सारे आप बोल सकते हो बराबर हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अलग हैं। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। यू कैन डू दिस ओनली विद दिस वन केस। ओके, सो व्हाट वी शैल डू नाउ। तो अब इस पूरे सरफेस में आप देख रहे हैं कि आपका ds वेक्टर जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो फ्लक्स भी हमारा उसका अलग अलग निकलेगा। अब जब आप अलग अलग फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो उसको इंटीग्रेशन के मेथड से हम फिर ऐड करते हैं टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया ds, दिस स्मॉल एरिया ds। व्हाट इज ds हियर? ds इज हियर, यू कैन से आपका जो ds है यहाँ पर दैट इज योर स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ surface area of spherical surface, ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है आपका ds वो क्या है? इस स्फेरिकल सरफेस का छोटा सा एक एलिमेंट है। सो इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा? देयरफॉर फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds वेक्टर इज गिवन बाय, वेरी सिंपल, फ्लक्स का फॉर्मूला स्मॉल फ्लक्स है तो आप लोग डी फाई लिखेंगे, और फॉर्मूला फ्लक्स का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। सो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये फ्लक्स हो जाएगा आपका इस स्मॉल एरिया में से, बट हमें क्या करना है? हमें निकालना है पूरा एरिया का। तो पूरा एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। So you can write here, therefore total flux is
गिवन बाय क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। वेरी सिंपल, यहाँ डी फाई का इंटीग्रेशन है तो लिमिट 0 to फाई होंगी, मिनिमम फ्लक्स 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू हम फाई सपोज कर लेते हैं। और अगर आप ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, सरफेस का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर सरफेस एरिया। आप किसको डिवाइड किया है, आपने सरफेस को डिवाइड किया है स्मॉलर एरियाज में, तो यहाँ पर इंटीग्रेट भी क्या होगा, सरफेस एरिया होगा जिसे आपको इकट्ठा करना है। ठीक है, तो डीएस का जो इंटीग्रेशन है वो क्लोज्ड सरफेस के ऊपर है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सरफेस एरिया, सो आई हैव पुट हियर द क्लोज साइन। सो नाउ वी शैल सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, देखिए सो हियर 0 to फाई डी फाई का जो इंटीग्रेशन है वो आपका फाई बन जाता है, और इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर over the closed surface integral, let equation number 1. So let us calculate now the value of E vector here. So how will we calculate? See here. So now at point P, E vector, पॉइंट P पर E वेक्टर निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर। तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट है 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, याद होगा, इंटू सोर्स चार्ज क्या है यहाँ पर, प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। इज इट ओके? ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। सो पुट दिस वैल्यू नाउ इन इक्वेशन 1। देयरफॉर फाई कितना हो गया बच्चों, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, पुट द वैल्यू ऑफ ई वेक्टर 1/4πε0 q upon r square r unit vector dot ds vector. Now we have to solve this dot product, हमें ये डॉट प्रोडक्ट आपस में फाइंड आउट करना है। सो लेट अस कैलकुलेट इट। क्या आएगा देखिए, बट r unit vector dot ds vector इज इक्वल टू, टू वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो अगर आप आर यूनिट वेक्टर और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो लेट अस सी द फिगर, आर वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर एक ही बात है, आर यूनिट वेक्टर जो है वो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये सारे पैरेलल हैं एक ही लाइन में, तो आर वेक्टर, डीएस वेक्टर, ई वेक्टर, या आप यहाँ पे एक आर यूनिट वेक्टर भी लिख देते हैं इस तरह से सेम डायरेक्शन में, तो इन सब की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इन सब के बीच में जो एंगल थीटा है वो कितना रहेगा आपका, 0 डिग्री रहेगा। तो मैं यहाँ पे cos 0 लिख देता हूँ। ठीक है, सो आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, डीएस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएस लिख लीजिए, cos 0 भी आपका 1 होता है, तो ये इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये फैक्टर कितना हो गया आपका 1, इस 1 को यहाँ आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल 1/4πε0
क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 हो गया, और ये ds भी आएगा बेटा साथ में, थोड़ा छूट गया यहाँ पे, साथ में क्या आएगा, ds आएगा। सो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर क्या रह गई, ds रहेगी। 1 इंटू ds इक्वल टू 1 इंटू ds इज इक्वल टू ds आएगा। सो मेक इट क्लियर हेयर। सो कुछ लिखने से छूट गया था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा q अपॉन आर स्क्वायर इंटू ds। क्लियर। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। Q चार्ज है आपका, कांस्टेंट है। आर स्क्वायर, आर क्या है, आर पॉइंट P का डिस्टेंस है जिस पर आप फ्लक्स निकाल रहे हैं, जहां पर आपका एरिया वेक्टर ds प्रेजेंट है। या आप बोल सकते हैं कि गॉसियन सरफेस का रेडियस है यहाँ पर, तो वो भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ऑल अराउंड। तो ये भी आपका कांस्टेंट टर्म्स आपकी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। आपके पास सिर्फ इंटीग्रेशन रह जाएगी ds की। ठीक है। अब ds का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। वी आर नॉट अप्लाइंग हियर एनी फॉर्मूला, वी आर जस्ट अप्लाइंग द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज दैट फिजिकल सिग्निफिकेंस, यू कैन से हियर बट क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। ध्यान से फिगर देखिए, ds को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है कि जो स्मॉल वैल्यूज आपने बनाई हुई हैं उन सबको सम कर लेना, कैलकुलेशन करके इकट्ठा कर लेना। सो ds क्या है यहाँ पे, हमारे बहुत काम आएगा आगे। ds इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। जो आपका ये पूरा स्फेरिकल सरफेस है उसका एक छोटा सा यूनिफॉर्म एरिया एलिमेंट है। ठीक है। अब अगर आप इन सभी एरिया एलिमेंट के एरियाज को निकाल के उनको सम करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया। क्या मिलेगा, पूरे सरफेस का सरफेस एरिया। तो इसका मतलब ds को इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये रेडियस r का एक स्फीयर है जिसका ds स्मॉल पार्ट है। इसको आपने इंटीग्रेट किया तो आपको इस पूरे सरफेस का एरिया मिल जाएगा। और हमें पूरे सरफेस का एरिया मालूम है 4πr स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4πr स्क्वायर। तो ये हमें इंटीग्रेशन ds की क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ पर मिल गई। इस वैल्यू को हम लोग फाई में पुट कर देंगे। सो व्हाट विल यू गेट हियर, यू विल गेट हियर देयरफॉर, ये जो आपने यहाँ पे निकाला है फ्लक्स फाई, ये वैल्यू ds की, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, जो अभी आपने यहाँ पे निकाली 4πr स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 4πr स्क्वायर। मेक सम सिंपल कैलकुलेशन हियर, r स्क्वायर कैंसल, 4π कैंसल, यू आर जस्ट लेफ्ट हियर। क्या बचता है आप लोगों के पास, देखिए 1/ε0 और बच गया साथ में क्यू। ठीक है। और अगर इसको आप इस तरह से लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड 5 और राइट हैंड साइड 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू वो चार्ज था जो सरफेस के अंदर रखा गया था। तो ये आपके पास यहाँ पे गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गया कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ योर गॉसेस लॉ। और you can also write simple as phi is equal to q upon epsilon naught। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। बच्चों इसके प्रूफ में एक वर्ड आया था यहाँ पे, गॉसियन सरफेस। मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा। तो ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, देखिए इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। पहली बात याद रखिए, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस।
रियलिटी में ऐसा कोई सरफेस एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ पर? अराउंड ए पॉइंट चार्ज और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज रख दिया हम लोगों ने कोई, जैसे प्लस क्यू रखा, माइनस क्यू रखा, या फिर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर कंटिन्यूसली ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। या आपके पास इस तरह से कोई एक शीट है और उस पूरी शीट के ऊपर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। हम लोगों ने 3 तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, याद है तो ठीक है, नहीं तो देख लेना लिंक आप वीडियो में, वहां से आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह के कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड एक सरफेस बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन उस सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस। गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सेम इन मैग्नीट्यूड। जो आप ई निकालते हैं, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ई, वो सरफेस के सभी पॉइंट पर सेम होनी चाहिए, तो उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन चेंज हो सकती है बट मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? सो गॉसियन सरफेस क्या है? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन such that electric field intensity at all points on its surface is same in magnitude. For example, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग प्रूफ जब कर रहे थे, तो ये हमारे पास एक चार्ज था प्लस क्यू, और इसके राउंड जो हमने ये सफियर सपोज किया था जिसमें इस चार्ज क्यू को हमने एनक्लोज कर लिया था, वो हमारा गॉसियन सरफेस था। कैसे हो गया गॉसियन सरफेस? देखिए, ये एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इसके राउंड हमने एक सरफेस बना लिया। अभी से सरफेस पर आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर निकाली थी मैग्नीट्यूड में, तो वो कितनी आई थी? E इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब अगर आप इसे यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर भी ये सेम आएगी। देखिए 1/4πε0 चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल लीजिए, पॉइंट आपका सरफेस के ऊपर होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सब जगह सेम आएगा, सभी पॉइंट्स के ऊपर सेम आएगा। हाँ, डायरेक्शन बदल जाएगी, इट विल बी अलोंग द रेडियस एंड आउटवर्ड, ठीक है, रेडियस के लॉन्ग होगी और बाहर की तरफ होगी, यहाँ पर डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तभी हमने लिखा लास्ट में कि इन मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में सभी पॉइंट पर सेम होती है, उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग बहुत सारे सरफेस बनाएंगे आगे। सो लेट अस प्रोसीड। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग सम स्पेशल केस हियर। 2-3 केसेस हैं, पढ़ लेते हैं इनको। इफ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट एनक्लोज एनी चार्ज, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पर ये सरफेस आ गया, कोई भी आ गया, कैसा भी हो सकता है, और इसके अंदर कोई भी चार्ज हमने एनक्लोज नहीं किया हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो 0 रहेगा। तो ऐसे सरफेस में से फ्लक्स कितना होगा? सिंपल हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम कहती है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। लेकिन यहाँ पे तो चार्ज एनक्लोज 0 है, इसका मतलब आपका जो फ्लक्स है वो 1/φ0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है या सरफेस कोई चार्ज कंटेन नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर का उसका जो फ्लक्स है सरफेस में से वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ओके, क्यूब समझ लीजिए इसको, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका फ्लक्स भी कितना होगा? इसके साथ जो लिंक्ड फ्लक्स है वो भी क्या रहेगा? आपका 0 रहेगा। ओके, सो लेट अस राइट हियर द केस नंबर 2। हमारे पास केस आता है इफ सरफेस एनक्लोजेस 2 इक्वल चार्जेस बट ऑफ ऑपोजिट साइन। क्या मतलब है? ये मान लो मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, इसमें एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू रखा गया और दूसरा यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया गया। एक प्लस क्यू रखा और दूसरा माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं लेकिन साइन दोनों का ऑपोजिट है। तो ऐसे केस में आपका ये जो क्लोज सरफेस है इसमें फ्लक्स कितना लिंक होगा इसके साथ? तो वेरी सिंपल, आप गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम कहती है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज कितना है टोटल?
सम ऑफ टोटल चार्जेस, सिंपल चार्ज एडिटिव होता है तो टोटल चार्ज जब आप इसका निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू, क्यू टोटल। हरी बात समझ में। सो क्यू माइनस क्यू कितना हो गया, जीरो, और जीरो इंटू समथिंग अगेन क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब सिंपल हो गया कि जब किसी क्लोज्ड सरफेस में टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एनक्लोज होते हैं तो उसका फ्लक्स जीरो हो जाता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा सब केस बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 5 कूलम चार्ज है, एक मेरे पास -2 कूलम का है और एक मेरे पास -3 कूलम का है। तो इस केस में इस सरफेस का जो टोटल चार्ज है वो कितना हो गया, देखो 5 -2 -3 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये जीरो हो गया। तो यहाँ पर भी आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना रहेगा, आपका जीरो रहेगा। नेक्स्ट केस है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज, जितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है फ्लक्स उस पर डिपेंड करता है। बहुत सिंपल है, फ्लक्स का फॉर्मूला है 1/5 इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड। So 1/epsilon is constant, so phi directly proportional to q हो जाता है। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनक्लोज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक केस लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सफियर है छोटा सा और इसके अंदर मैंने चार्ज q रख दिया। ठीक है, अब इसका फ्लक्स कितना हो गया, इसका फ्लक्स हो गया आपका q/ε0। क्लियर। अब मैं सेम सफियर लेता हूं उसी साइज का और उसके अंदर चार्ज में 5q कर देता हूं, मतलब चार्ज को मैंने 5 गुना बढ़ा दिया। तो अब इसमें फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखो सेकंड केस का फाई डैश नाम ले लिया मैंने, फॉर्मूला लगाया 1/ε0 इंटू चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज हो गया आपका 5q। इसको आप लिख सकते हैं 5q/ε0, लेकिन q/ε0 फाई होता है। तो आपका जो सेकंड केस में फाई डैश है वो आपका 5 टाइम्स फाई आ गया, मतलब चार्ज को 5 टाइम्स किया तो फ्लक्स भी आपका 5 टाइम्स हो गया। इसका मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप चार्ज क्यू ही रखते हैं और अपने सफियर को बड़ा कर देते हैं, वैसे आपका जो शेप है आपका सरफेस का वो बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया उसका, लेकिन चार्ज आपने उतना ही रखा, तो इसके अंदर फ्लक्स निकालेंगे आप तो वो कितना आएगा, लेट अस से दिस इज सेकंड केस। सो फाई डबल डैश बिकम 1/ε0 इंटू चार्ज एनक्लोज, और चार्ज एनक्लोज अभी भी आपका यहाँ पर क्यू ही है, तो ये सेम टू दैट ऑफ फर्स्ट केस आ गया। हरी बात समझ में। इसका मतलब सरफेस का छोटा या बड़ा होने से फ्लक्स चेंज नहीं होता, फ्लक्स चेंज होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के चेंज होने से। अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, और अगर चार्ज डिक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड में तो आपका फ्लक्स भी जो है वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज फ्लक्स इज टेकन आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स आउटवर्ड लिया जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स लिखा जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 और प्लस q/ε0। ठीक है, मतलब सिंपल पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लक्स है वो q/ε0 होगा। इसे पॉजिटिव लिया जाएगा, चार्ज पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। एंड टेकन आउटवर्ड, सिंपल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होती है तो फ्लक्स भी आउटवर्ड लिया जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि आपके सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, दे विल बी कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। इज इट ओके कि पॉजिटिव फ्लक्स है तो फील्ड का जो फ्लो है वो बाहर की तरफ होगा सरफेस में से। दूसरी ओर फॉर नेगेटिव चार्जेस फ्लक्स इज टेकन इनवर्ड एंड नेगेटिव। क्या मतलब है, अगर चार्ज आपका नेगेटिव है तो फ्लक्स आपका -q/ε0 लिखा जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव का मतलब इनवर्ड फ्लो हो रहा है आपका फ्लक्स का, मतलब फील्ड लाइन सरफेस के अंदर जा रही हैं, फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इनटू द सरफेस। ठीक है, जैसे ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज अंदर रखा हुआ है तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो बाहर आती हैं, तो इसका जो फ्लक्स है वो भी आउटवर्ड लिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास ये सरफेस है कोई और इसके अंदर आपने नेगेटिव चार्ज रखा है
तो जो फील्ड लाइंस हैं वो आपकी इनवर्ड एंटर करेंगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो इसका जो फ्लक्स है वो नेगेटिव लिया जाएगा, मतलब इनवर्ड लिया जाएगा। ओके, इफ लास्ट पॉइंट बट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ चार्ज लाइज आउटसाइड द सरफेस, चार्ज सरफेस के बाहर है तो नो फ्लक्स इज लिंक्ड विद सरफेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है और आपने प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से होगी, ऑल अराउंड होगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो अगर आप इस सरफेस में फ्लक्स निकालना चाहें तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो आपका फ्लक्स सीधा ही जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? देखिए, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज। अरे भाई, चार्ज सरफेस के अंदर है ही नहीं है। जब चार्ज सरफेस के अंदर है ही नहीं है तो फिर यहाँ पे जीरो वैल्यू आएगी, और जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, मतलब फ्लक्स आपका जीरो हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास कर रही है यहाँ से, ठीक है, इस क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो बच्चों फ्लक्स होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट और एंटरिंग इनटू द सरफेस। एक मोर एक्यूरेट डेफिनेशन समझिए फ्लक्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीटली और नेट टोटल कितनी एंटर कर रही हैं या कितनी बाहर जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 लाइंस एंटर हुई और 4 लाइंस ही बाहर निकली, तो नेट लाइंस एंटर कितनी हुई 4, बाहर कितनी निकली 4, तो इसके अंदर कितनी रह गई 0, ये अंदर से बाहर एक्स्ट्रा कितनी आई 0, क्योंकि जितनी अंदर गई थी उतनी बाहर आ गई, तो ना तो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर रही है जो रुक गई, या ना ही इसके अंदर से कोई एक्स्ट्रा लाइन बाहर आ रही है, तो इसमें से टोटल जो फ्लक्स है इस केस में वो आपका क्या बन जाता है 5। तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। तो इन इस सच के जिसमें इक्वल नंबर ऑफ लाइंस एंटर करती हैं और इक्वल बाहर निकल जाती हैं, तो उसे हम लोग उस केस में फ्लक्स आप जीरो हो जाता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर, मेन कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का। बाकी इसके ऊपर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर्स में, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको अच्छे से करें, ध्यान से करें, वीडियो लेक्चर्स का आपको फ़ायदा है, आप इनको जब चाहें आप इनको देख सकते हैं और बार बार भी देख सकते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ नहीं आता है, फिर भी समझ नहीं आता है, तो यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क मी through any medium. Okay, thank you. Bye bye. Take care.